greetings again. So in the last video, we understood the aspect of the term law, and if you see the academic approach of the term law, how you're going to go about it. तो आप अगर इसको करियर पाथ चूज करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हो कि लॉ से कुछ रिलेटेड आपको क्या क्या डायमेंशंस मिल सकते हैं, तो यू हैव अंडरस्टूड नाउ दैट व्हाट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट वीडियो. द लास्ट वीडियो वाज स्पेसिफिकली towards understanding the meaning of that term, the academic approach of that term, and then what are the dimensions associated with it for the purpose of understanding that what will be your career, what way you have to choose while you deal with the term law. तो जब कोई बोलता है कि मैं लॉ कर रहा हूँ, तो जब वो बोलता है कि मैं लॉ कर रहा हूँ, तो वो क्या क्या उसमें कर सकता है और किस डायमेंशन में प्लेस्ड है, वो सारी बातें आपको अब बड़े अच्छे समझ में आ जाएंगी. 5 डायमेंशंस ब्रॉडली उसमें से एमिनेट करते हैं कि किधर किधर आप अपने आप को सिचुएट कर सकते हो. सो इफ यू हैव टू स्किम इट थ्रू ऑल दोज करियर पाथ्स, देन यू कैन revisit that video so to understand. Now in the last video I have told you that in our next video what we are going to do is that we will understand the aspect of judicial system, and in that we will understand the aspect of judiciary or judicial services in particular. We should get a good glimpse of that how we have to enter and what is the approach that we have to keep while we prepare, or the strategy that we have to keep while we prepare for this particular examination, which is very very important, because until and unless you know about it, it is very tough task for you to decide that if you are actually able to tread that particular path. Whatever is the paraphernalia, whatever is the whereabouts of this particular examination, in brief we will discuss in this video, and then in detail about particular states we will discuss in the videos to come. So this aspect does not end here, because we are here to first of all associate properly, and before that to come on the same page and to have a sync with each other for the purpose of understanding that where we are treading, what is the way ahead. तो गवर्निंग स्ट्रक्चर किसी भी कंट्री का 3 चीजें मांगता है. पहला, for the regulation of the behavior of men there must be rules. That means making of law. जब आप कानून बना देंगे तो आपको उसका एग्जीक्यूशन भी करना है. और कानून सिर्फ शरीर की खरोंचों के लिए नहीं बन रहा है, कानून हर चीज के लिए बन रहा है. There are several subjects on which the law is being made. आपको अगर कभी सब्जेक्ट्स जानने की जरूरत पड़े कि कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर कानून बन सकता है, तो आप 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए. उसमें 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. क्योंकि हमारा ड्यूअल पॉलिटी है, क्योंकि हमारा एक क्वाज़ी फेडरल और यू में से जनरली फेडरल स्ट्रक्चर है, तो सेंटर और स्टेट 2 में बाइफिकेट कर रखा है. तो सेंटर कुछ सब्जेक्ट्स पे कानून बनाती है और स्टेट कुछ सब्जेक्ट्स पे कानून बनाती है, और एक ऐसी लिस्ट है जिसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं. ऐसा शेड्यूल 7 अनुसूची 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में ऐसा 3 लिस्ट दिया हुआ है. आप वहां से बहुत आराम से पता कर सकते हैं, कैटेगरीज दी हुई हैं, बहुत आराम से पता कर सकते हैं कि कौन सी एस्पेक्ट पे कानून बन सकता है. तो ये जो मैं अभी आपको खरोंच की बात बोला, ये तो एक बहुत ही छोटा सा एस्पेक्ट है, वो भी एक आइटम का, मतलब एक कैटेगरी का. लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी गिवन इन द स्टेट लिस्ट, दिस इज ओनली अ सिंगल एस्पेक्ट ऑफ इट. माइंड इट, इट इज सो ब्रॉड अ कैटेगरी. व्हेन वी विल रीड कॉन्स्टिट्यूशन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इट. तब समझ में आएगा हमें कि प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉड इंटरप्रिटेशन क्यों दिया हुआ है. वहां पे कैटेगरीज दी हुई हैं, आपको खुद दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान है, जो आपको बता रहा है कि आपको किस रास्ते पर चलना है. द पाथ दैट यू हैव टू ट्रेड टू टेक दिस नेशन टू अ पर्टिकुलर प्लेस, इट इज ऑलरेडी गिवन, इट इज ऑलरेडी प्रोनाउंस्ड in the Constitution of India. That is why it becomes the rule book, source book of you बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे. आपका जितना बिहेवियर है इस देश में, ये संविधान से चालू होता है, ये संविधान से खत्म होगा.
खत्म तो खैर नहीं होता, पर शुरू वहां से होता है और निरंतर चलता भी उसी की वजह से है। और कोई भी तरीका नहीं है आपके बिहेवियर को रेगुलेट करने का बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जरूरी है कि हम उसको एग्जीक्यूट भी करें। एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बता दिया, हमने कानून बनाया कि अब इस देश में कोई भूखा नहीं सोएगा, तो क्या करेंगे सर? भूखा नहीं सोएगा, तो कानून क्या है? कानून यह है कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। इसका मतलब कि किसी को भी भूख लगी होगी, वो अपना एक पर्टिकुलर मील आके सरकार से मांग सकता है। कहां मांगेगा? सरकार से। अच्छा, ये कौन बना रहा है? हु इज मेकिंग दिस लॉ? द ड्यूटी टू, or the duty that has been cast upon someone, the duty to make the law is given to legislature. हम ब्रीफ में ये पिछले वीडियो में देख चुके हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी कनेक्टेड नाउ, क्योंकि ये बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया, जुडिशियल सर्विसेज तक पहुंच जाओगे बड़े आराम से। लेजिस्लेचर का काम है कि कानून बनाए। हमारे पास डुअल पॉलिटी है, डुअल स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म है, इसीलिए सेंटर और स्टेट अलग अलग हैं। इसलिए एक लेजिस्लेचर सेंटर में है, एक स्टेट में है। जो सेंटर में लेजिस्लेचर है उसको, सेंट्रल लेजिस्लेचर को आप बोलते हैं पार्लियामेंट, और जो स्टेट में लेजिस्लेचर है उसको आप बोलते हैं द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब वो स्टेट, आप जैसे मैंने पहले भी समझाया था, स्टेट हटा दीजिए, उस स्टेट का नाम ले दीजिए, तो जो भी स्टेट है उसको स्टेट हटा के उसका नाम ले दो। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, दैट्स इट। जिसको आप हिंदी में विधायिका भी बोलते हैं, पार्लियामेंट हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों विधायिका हैं। इनका काम है कानून बनाने का। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल में बोला कि कोई भी इस देश में भूखा नहीं रहेगा, ये मैंने कानून बना दिया। संसद में जो कार्यभार आपको दिया है वो है कानून बनाने का। कानून लागू कैसे करेंगे सर? इसीलिए हमें क्या चाहिए? एग्जीक्यूटिव विंग, एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉज। एग्जीक्यूशन, हमें लागू भी तो करना है कानून, और लागू करने के लिए हमारे पास पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए, पूरा सिस्टम होना चाहिए, डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, इक्विपमेंट्स होना चाहिए, इंफ्रा होना चाहिए। हर चीज की जरूरत है हमें काम करने के लिए, और उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए। हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी आप खुद सोच के देखिए। खाली कह देने से सब भूखे, जो नहीं सोना, भूखा नहीं सोना है, खाली कह देने से हो जाएगा? नहीं होगा, लागू भी तो करना पड़ेगा। तो लागू करने के लिए आपने एक सिस्टम बनाया एग्जीक्यूशन का, और ये गवर्निंग स्ट्रक्चर है। हर देश ऐसे ही चलता है, पहले आप कानून बनाएंगे, उसको लागू करेंगे, और लागू करने में मान लो कि किसी को खाना नहीं मिला या किसी को आपने रिजेक्ट कर दिया, तो उसको प्रॉब्लम होगी ना कि मैं एलिजिबल हूं। मान लो कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया कि जिसके पास अंत्योदय कार्ड होगा या फिर कोई भी बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड होगा, और वो ये दिखा पाया कि वो दिन में 100 रुपया ही कमाता है और उसके परिवार में 4 लोग हैं, तो रात का चारों का खाना हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से जाएगा। अब मान लो कोई एलिजिबल है, लेकिन जो लागू करने वाले हैं वो उसको नहीं दे रहे खाना, या उसकी एलिजिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है, या उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स मान ही नहीं रहे, उसकी सिचुएशन को इंस्पेक्ट करके कुछ और रिपोर्ट बना दी, तो उसको तो प्रॉब्लम हो रहा है। कानून बना है, मेरे लिए बना है, लागू ढंग से हो नहीं रहा है, तो वो तो प्रॉब्लम में आएगा, उसको ग्रेवेंस होगी, और जब उसको ग्रेवेंस होगी तो वो सोल्यूशन मांगेगा, वो कहेगा कि मेरी ग्रेवेंस को सॉल्व करो। इसी को जस्टिस बोलते हैं। मुझे न्याय दो, जो कानून मेरे लिए है उसका न्याय करो, कि वो कानून मुझे एंजॉय करने को मिले, वही बहुत है। जो राइट्स मुझे मिले हैं वो मैं एंजॉय कर लूं, जो ड्यूटी आपको मिली है वो आप लायबिलिटी को ऑब्लिगेट कर लो। यही तो है बस कानून, और है ही क्या। उसके लिए आप किसी डिपार्टमेंट, किसी बंदे के पास तो जाएंगे। इसके पास गए तो ये तो कानून बनाने के लिए है, इसके पास गए एग्जीक्यूटिव के पास, तो यही तो वो फैसला लिया है। तो अल्टीमेटली आपको कोई अलग चाहिए, जिसको आप जुडिशरी बोलते हैं, जिसको आप जुडिशरी बोलते हैं। थोड़ा साफ से लिख देते हैं।
इनका काम है कानून को बनाए रखना, सही से लागू हो। डिस्प्यूट्स अराइज अगर हो कानून में तो हमारे पास आइए, हम ठीक करेंगे। तो जुडिशरी इज फॉर द पर्पज ऑफ upholding the law, or you may say that the primary function of judiciary is to execute to adjudicate upon disputes। झगड़ों में, झगड़ा क्या है, झगड़ा किससे है? उस व्यक्ति का झगड़ा अब सरकार से, स्टेट से है, क्योंकि कानून ऐसा है कि स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप खाना बांटो, तो उसका झगड़ा अब स्टेट से है। वो स्टेट से कह रहा है कि मेरे को राइट है तो मुझे खाना दो, और वो जाके कोर्ट में जाएगा, गुहार लगाएगा कि जनाब देखिए ये कानून बना था, इस कानून में ऐसे ऐसे होना था और मेरा ऐसे ऐसा है, देखिए बिल्कुल सही है सब कुछ, और ये दे नहीं रहे, ये खाना नहीं खिला रहे मुझे। तो कोर्ट क्या करेगा? कानून को अपहोल्ड करेगा। अपहोल्ड मतलब सही से लागू होने देगा। किसी को ग्रेवेंस है तो यही काम करना है। बहुत ही मोटे तौर पे समझ रहे हैं हम। तो जुडिशरी का काम क्या हुआ? अपहोल्डिंग द लॉ। बहुत ही क्रूशियल काम है। अब पहले क्या हुआ करता था कि ये तीनों काम एक ही आदमी करता था। अब उसको आप आदमी कह लें या एंटिटी कह लें, जो बना रहा है वो ही लागू कर रहा है और वो ही अपहेल्ड कर रहा है। तो बड़ा ही सिंपल सा एक फिलॉसफी डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स, बिकॉज दीज आर द थ्री पावर्स ऑफ गवर्नेंस। इन्हीं को आप थ्री पिलर ऑफ गवर्नेंस भी बोलते हो। इन्हीं को कभी कभी थ्री पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कह दिया जाता है कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में ये तीनों चीजें, तीन पिलर्स होती हैं। कानून बनाने वाला, उसको एग्जीक्यूट करने वाला और एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट करने वाला। ये थ्री पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होता है। तभी आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी या फिर फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नेंस प्रेस को बोल देते हो। ये तीन पिलर कौन से हैं? यही हैं, यही हैं वो तीन पिलर्स, और कोई नहीं है। किसी भी देश को चलाने के लिए इन तीनों व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसके बगैर आप देश नहीं चला सकते। बहुत मुश्किल है सिर्फ कानून बनाए रखना और उसको एग्जीक्यूट करे रखना, क्योंकि ग्रेवेंस कहां जाएंगे? ग्रेवेंस को सॉल्व करने के लिए आप किसी ना किसी को तो कार्यभार देंगे। तो जब वो ग्रेवेंस सॉल्यूशन वाले सिस्टम में होगा, दैट डज नॉट मीन दैट दे ऑल हैव टू बी डिफरेंट। It can be done by one person, but one person has to do all the three things. That means he cannot suffice with only one thing. He cannot survive with only one thing. खाली कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, उसको लागू भी करना है। लागू करने से कुछ नहीं होगा। अगर लागू करने में प्रॉब्लम है या कानून बनाने में ही दिक्कत आ रही है तो उसको कहीं ना कहीं हमें एडजुडिकेट करवाना है। बहुत डायमेंशंस हैं। यू हैव टू डेल्व डीप इनटू द जुडिशियल सिस्टम, बिकॉज दैट इज आवर गोल। हम ना लेजिस्लेटिव सिस्टम को समझने आए हैं ना एग्जीक्यूटिव सिस्टम को, हम जुडिशियल सिस्टम को समझेंगे। और उसको समझने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर्स भी पता हो, नहीं तो आप उसको अप्राइज कैसे करेंगे? हाउ विल यू अप्रिशिएट दैट व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इट इज? तो ये तीन सिस्टम पहले एक बंदा ही पावर्स को एक्सरसाइज कर लेता था। मान लो कि एक राजा है, वो ही कानून बना रहा है, वो ही एग्जीक्यूट करवा रहा है, और वो ही जब कोई दिक्कत हो तो एडजुडिकेट कर रहा है। तो बड़े ही महान एक ज्यूरिस्ट हुए हैं मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स की एक ट्रेडिशनल थियोरी दी। उन्होंने बोला कि ये तीनों चीजें अलग अलग व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। कि ये जो पावर्स हैं ये एक एंटिटी या एक व्यक्ति में समाहित ना होने दें। डोंट लेट इट कंज्यूम्ड बाय वन, बिकॉज इट टेंड्स टू करप्ट दैट पर्सन, बिकॉज दीज आर द थ्री पावर सिस्टम्स एंड दे क्रिएट द एब्सोल्यूटनेस ऑफ पावर, एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। बड़ा ही फेमस एफोरिज्म है, बहुत ही फेमस कहावत है।
द behold of the absolute power corrupts absolutely. अगर आपके पास एब्सोल्यूट पावर होगा तो आप पूरा करप्ट हो सकते हैं अच्छे से. एब्सोल्यूटली यू कैन डू एनीथिंग. यू कैन मेक अ बैड लॉ, एग्जीक्यूट इट प्रॉपर्ली. नो सुनवाई, कोई सुनवाई ना हो आपकी. ये सुनवाई यही होती है, कोई सुनवाई नहीं. आप एक बहुत अच्छा कानून बना सकते हैं, बहुत गंदे से आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फिर भी कोई सुनवाई ना हो. या सुनवाई आप करें तो अपने हिसाब से सुनवाई करके उसको वैसे ही एग्जीक्यूट करवा दें. करप्शन ही तो है. तो इसको सोल्यूशन देने के लिए मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी दी, ट्रेडिशनल थ्योरी दी, जिसको एक्सपाउंड किया ग्रे और फिलिप ने. यूएस के बहुत अच्छे ज्यूरिस्ट रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि इन तीनों पावर्स को अलग कर दो, डिवोर्स देम, सेग्रीगेट देम and give them to different persons so that no one is interfering in each other's work, no one is assuming the power of the other, so that everyone is doing its work properly. कानून बनाने वाला सिर्फ कानून बनाए, एग्जीक्यूट करने वाला सिर्फ एग्जीक्यूट करे, वो कानून ना बनाए, क्योंकि जिसकी विजडम कानून बनाने की है उनको हम किसी और काम में नहीं डाल रहे हैं. आप अपनी विजडम सिर्फ कानून बनाने में यूज करिए. आप सोसाइटी के प्रिंसिपल्स को डेवलप कीजिए और बनाइए कानून, एक से एक और अच्छे से अच्छा कानून बनाइए. यही टास्क है लेजिस्लेचर का. फिर एग्जीक्यूटिव, इन्हीं को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ये एग्जीक्यूशन करने वालों को. इनका काम क्या है? जो ये अच्छा कानून बना है इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए. फिर जुडिशरी, इनका काम क्या है कि जो अच्छा कानून लागू हो रहा है उसमें कोई भी दिक्कत हो तो हमसे सॉल्व करवा ली जाए. सिंपल है. विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों पावर्स, तीनों पिलर्स गवर्निंग स्ट्रक्चर के इनएविटेबल सोर्सेज हैं. तो सेपरेशन ऑफ पावर्स जब हुई तो सबने देखा कि सेपरेशन ऑफ पावर्स इज अ गुड थिंग. और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एम्बॉडीड है. ऑल्दो ये बात ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहीं स्पेसिफिकली लिख नहीं रहा है सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए, पर हमें कुछ आइडियाज मिलते हैं कुछ सेक्शंस को, कुछ आर्टिकल्स को देख के. नॉट द सेक्शंस बट द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हमें कुछ आइडियाज मिल जाते हैं वहां से. कैसे आइडियाज हैं? ये आइडियाज ऐसे हैं कि आर्टिकल 50 पढ़िए, भले ही वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है which are non-enforceable, but this is very true of the fact that these two, executive and judiciary, has been made segregated from each other and they are independent. Even when you have created the institution, the way these persons are appointed and the way the independence of judiciary has been upheld by the Supreme Court, we can see that there are separation of powers. So we only get the indication but not a specific mention of the fact that there is separation of powers. But we have great indication and good indication that there is separation of powers in the Indian Constitution. Also reiterated by Supreme Court in the case Keshavananda Bharati versus State of Kerala, 1973, 24th April. ये लैंडमार्क जजमेंट किसको नहीं पता? Everyone knows about Keshavananda Bharati's case. The doctrine of basic structure of the Constitution. और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स हैज बीन कंसिडर्ड टू बी एज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर विच कैनॉट बी एब्रोगेटेड बाय द अमेंडमेंट. केशवानंद भारती केस हम करते रहेंगे, डोंट वरी. आगे आने वाले वीडियोस में कुछ केसेस बहुत लैंडमार्क हैं, वी विल डिस्कस दोस केसेस. सो टू गेट अ ग्रेटर कनेक्ट टू द एस्पेक्ट ऑफ जुडिशरी. जुडिशियल सिस्टम छोटा सिस्टम नहीं है, एक पैरेलल सिस्टम है जो पूरा देश रन कर रहा है जिसमें. सो सेपरेशन ऑफ पावर्स की इंडिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, स्पेसिफिक मेंशन नहीं है. मैं बोल चुका हूं, कहीं लिखा नहीं है देयर मस्ट बी सेपरेशन ऑफ पावर्स, बट बाय रीडिंग ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स एंड ऑल्सो बाय द रीआइटरेशन ऑफ दोज इंडिकेशंस बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, we can very well now settle this principle that separation of power is there in the constitution and also is the basic structure. That means you can't abrogate. आप छीन नहीं सकते, आप हटा नहीं सकते separation of powers, ये रहेगा.
अब वो किस एस्पेक्ट में है, वो मॉडर्न अप्रोच क्या है, वो अभी चर्चा का विषय नहीं, पर मॉडर्न अप्रोच अलग है थोड़ा सा, तीनों सेपरेट नहीं है क्योंकि ये दोनों एक हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, पर जुडिशरी सेपरेट है। क्यों ये समझ रहे हैं हम, क्योंकि जुडिशरी का सेपरेट होना बहुत जरूरी है। ये दोनों भले ही एक हो सकते हैं, मतलब एक ही व्यक्ति में दोनों पावर्स हो सकती हैं, और ऐसा है भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप देखिए तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी गई है, आर्टिकल 73 पढ़ लीजिए, आर्टिकल 73, 75। जब साथ में पढ़ेंगे आप एग्जीक्यूटिव को तो यू विल अंडरस्टैंड दैट द टर्म कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन यूज्ड। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इन दोनों को एक बना दिया गया है। तो जो एमपी होता है वो ही मिनिस्टर बन जाता है। एज वी अंडरस्टैंड एग्जीक्यूटिव इज नथिंग बट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आप लोग क्या समझते हैं कि कई बच्चों से जब पूछो या फिर जब वो उनको समझाओ तो कहते हैं कि सर फिर ये आईएएस आईपीएस ये सब कौन है, ये एग्जीक्यूटिव नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल एग्जीक्यूटिव है। अगर कोई पूछे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव है क्या, नहीं है। जुडिशरी क्या है, वो ये नहीं। जुडिशरी का काम है अपहोल्डिंग द लॉ, उनका काम एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ नहीं है। वो कानून लागू नहीं करते, वो कानून को बनाए रखते हैं। तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये एक न्यूट्रल पर्सन होगा। न्यूट्रल मतलब ऐसा जो किसी के भी फेवर में ना हो। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप किसी से भी अगर न्यूट्रल रहना है तो ना मैं इनको जानता ना मैं उनको जानता। इसीलिए अगर आपके रिश्तेदारों का केस आपके सामने आएगा तो आपको वहीं के वहीं ड्रॉप कर देना होगा कि भैया हम इस केस को नहीं सुनवाई कर सकते क्योंकि हम इनको जानते हैं। तो जितना आप सिविलियंस के साथ रहेंगे, जितना आप उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, या मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा आपका सिविल डिस्कोर्स हो चुका है, बहुत बड़ा सोसाइटी आपने क्रिएट कर लिया है, तो कहीं ना कहीं वो फेवरेटिज्म आना भले ही आप में ना हो, भले ही आप नॉन पार्टीसन चलते हैं, लेकिन वो पार्टीसनिज्म आ जाती है। ऐसा कानून में देखा गया है कि हम इन प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करते हैं। इसी को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी बोलते हैं। नेमो डेबिट एसे जूडिस इन प्रोप्रिया कॉजा, नो वन कैन बी जज इन इट्स ओन कॉज। बहुत सारी चीजें, माइंड इट। तो जुडिशरी को हमने सेपरेट किया है, ऐसा आर्टिकल 50 में स्पेसिफिकली लिखा भी हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट और स्कीम में हमने ट्रेस भी किया है। देयर आर सेवरल आर्टिकल्स एंड आल्सो आई हैव टोल्ड यू सुप्रीम कोर्ट हैज अपहोल्ड एंड सेड दैट दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको तो आप खत्म भी नहीं कर सकते। इसका मतलब जब तक संविधान है तब तक ये सेपरेशन बनी रहेगी। दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपहोल्ड करी वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी आर्टिकल 50 से आपको मिल जाएगा, प्लस द अदर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अगेन इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि सेपरेशन ऑफ पावर्स भी रहेगा, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी रहेगी, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या होती है जी? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब है कि जुडिशियल सर्विसेज या जुडिशियल डिपार्टमेंट जो है, सो नॉट द सर्विसेज बट यस, द जुडिशियल डिपार्टमेंट विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द अदर। ना एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, ना लेजिस्लेटिव कंट्रोल, ना इनका कोई इंटरफेरेंस, ना एग्जीक्यूशन का कोई, एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस। दैट मीन्स जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है जुडिशरी में। दैट मीन्स वो कोई कमांड नहीं दे सकते, आपका कोई रोल नहीं है सर। अगर कल आपको डीएम चिट्ठी लिख दे, आप जज बन जाएं कि देखिए इस केस में ये हो रहा है और हमको यहाँ जमीन एक्वायर करनी है, तो आप कृपया ये ऑर्डर करके दे दें, हमें जमीन बना के यहाँ पे ब्रिज बनाना है। अरे रुकिए, पहली बात तो आप कमांड नहीं कर सकते, दूसरी बात कानून के विरुद्ध अगर ये एक्विजिशन होगा तो मैं इसी वक्त ये लैंड एक्विजिशन खारिज कर दूंगा। अगर ये कानून के if it is in accordance with law, then in that case I will give the judgment accordingly and you are no one to tell me what to do. और ये भी बात ध्यान रखना, जुडिशरी में भी हायरार्कीज हैं, बट दैट इज ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोअर जुडिशरी में शुरू करते हैं, सबऑर्डिनेट जुडिशरी में आप एक जूनियर डिवीजन जज बनते हैं या मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास बनते हैं, तो आपका सीनियर जो हो सकता है कोई सीजेएम हो या एसीजेएम हो या सीनियर डिवीजन जज हो या कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो या डिस्ट्रिक्ट जज हो, जरूरी नहीं है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आपको बताए कि ये जजमेंट कैसे दी जानी है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एस्पेक्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एवरी कोर्ट माइंडेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इन्फ्लुएंस फ्रॉम आउटसाइड। इवन योर सीनियर्स कैन नॉट कमांड यू व्हाट टू डू। तो जब आपके सीनियर्स आपको कमांड नहीं कर सकते, आपका सीजेएम आपको नहीं बोल सकता जजमेंट ऐसे करो, जैसा कानून बोलेगा वैसा ही करना है, यही तो इंडिपेंडेंस है। तभी तो आप जस्टिस कर पाएंगे कि एक छोटी सी कोर्ट भी छोटी नहीं है, माइंड इट, वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। किससे? ना कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव इन्फ्लुएंस के, वो स्वतंत्र है किसी भी तरीके के इंटरवेंशन के। आप जैसा जजमेंट चाहते हैं वैसा दें, कानून के अकॉर्डिंग दें। It must be in accordance with law. That is the only criteria that you have to upheld. If you're getting the point. ये स्कोप है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का। आप समझिए कि ये इंडिपेंडेंस है किस चीज से? इंडिपेंडेंस इज फ्रॉम एनी कमांड दैट यू मे हैव रिसीव्ड इफ यू आर दे आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। यहां मंत्री जी बोल देंगे। अब जैसे मैं उस सवाल पे आया था कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को आप एग्जीक्यूटिव समझते हैं, एग्जीक्यूटिव हैं वो, लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझें तो यहां पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। मंत्री जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिनका हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट है तो एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर है। वहां पर मंत्री जी जो कहें उस हिसाब से आईएएस या आईपीएस ऑफिसर करेगा। क्यों? क्योंकि वो उनका नौकर है। उसी को तो नौकरशाही बोलते हैं। नौकर मतलब इट इज अगेंस्ट सर्विसेज। और यहीं पे आपको डिफरेंस पता चलेगा कि व्हाई जुडिशियल सर्विसेज इज नॉट द सर्वेंट ऑफ एनीवन। और अगर आप ये एस्पेक्ट समझ गए तो आप अभी एक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अच्छी जजमेंट आई है, वो उसका एस्पेक्ट समझ जाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रीइटरेट किया है, नेशनल जुडिशियल पे कमीशन का केस है, उसमें एक दलील पेश करी गई थी कि भाई आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की भी तो सैलरी यही है, तो इनकी भी यही रहने दो, आप जैसे उनकी बढ़ती है तब बढ़ा देंगे, तो उनके इक्विवेलेंट करने दो, वही तो जॉब है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सुनिए, दे आर इन सर्विस ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्रीज, मिनिस्टर मतलब मिनिस्ट्री। जो एग्जीक्यूटिव आप अपॉइंट करते हैं, it is for the purpose of helping the minister do its task properly. However, they are not in judicial services, they are not servant of anyone like this. They are independent courts altogether. इसमें हर कोर्ट इंडिपेंडेंट है, ये किसी के नौकर नहीं है। Now you look at the stature and the status judiciary have. अब आपको जजेस और जुडिशरी और कोर्ट की पराकाष्ठा थोड़ी सी दिखनी शुरू होगी। क्यों है ये ऐसा? क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो दो प्रिंसिपल्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इसकी वजह से जुडिशरी है। और ये प्रिंसिपल्स मैं अभी क्यों डिस्कस कर रहा हूं? जिससे कि आपको जुडिशरी का स्कोप समझ में आए कि क्या सर्विसेज हैं ये, कहां आप बैठने जा रहे हैं, कौन सी डाइस है ये। सो यू अंडरस्टैंड वन थिंग, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर से जुडिशरी एक अलग पावर है, ये किसी और बंदे को दी जाएगी। सेपरेशन ऑफ पावर से क्या हुआ कि हम एग्जीक्यूटिव को जुडिशियल पावर नहीं देंगे, लेजिस्लेचर को जुडिशियल पावर नहीं देंगे। इसका मतलब जुडिशियल पावर किसमें होगी? इट विल बी हेल्ड बाय समवन डिफरेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो जो एमपी है भले ही वो मिनिस्टर बन जाए, लेकिन वो कभी जज नहीं बन सकता, और जो जज है वो कभी मिनिस्टर या एमपी नहीं बन सकता। जब तक वो जज है, जज की कुर्सी छोड़ दे फिर बन ले जो मर्जी। सोफा क्लियर? तो जुडिशरी सेपरेटेड है
एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है किसी की भी कमांड से। और ये इंडिपेंडेंस कहां है? इंडिपेंडेंस खाली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से नहीं, अपने भी डिपार्टमेंट में इंडिपेंडेंस है। दैट मींस एवरी कोर्ट दैट यू सी, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट देखेंगे, वो इंडिपेंडेंट है अपने सीनियर से, अपने जूनियर से। कोई भी जूनियर वहां पर लायबल नहीं है कि अगर मेरा सीनियर कुछ कह रहा है तो मुझे वही करना है। क्यों? क्योंकि वो किसी की नौकरी में नहीं है। ऑल्दो वी कॉल इट जुडिशियल सर्विसेज बिकॉज you are in the service of government, you are in the service of this governing structure, you have to be appointed as such, but you are under no one's command। आपकी किसी की कमांड नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड हो सकती है, दैट इज डिफरेंट, पर कोई जुडिशियल कमांड नहीं है। जो केस आपके सामने आता है उसमें आप क्या करो वो आपकी मर्जी। लेकिन अगर कोर्ट चलाने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की होती है कि मजिस्ट्रेट आपको ये बोले कि देखिए ये केस मैं आपको भेज रहा हूं, ये आप करिए, देखिए आज ये बयान लिख दीजिए। ये सब फैसले आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ले सकता है। देखो बयान देने में ये चीजों का ध्यान रखें, ये तो जनरल डायरेक्शंस हैं। तो क्योंकि ये दो चीजें हैं, जुडिशरी सेपरेट है। इसीलिए क्या होता है, क्यों मैं बताया ये सब, एक तो आपको ये क्लियर हुआ कि ये तीनों गवर्निंग स्ट्रक्चर्स हैं क्या, और दूसरा कि जुडिशियल सर्विसेज इसीलिए जहां एग्जीक्यूटिव अपॉइंट होते हैं उन्हीं के साथ नहीं अपॉइंट किए जाते। जैसे आपने पीसीएस की तैयारी करते हैं आप, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की, पीसीएस की तैयारी अलग होती है और पीसीएस जे की तैयारी अलग होती है। पहली बात तो ये जे जो है जुडिशरी है, और जुडिशरी को जरूरत है कानून की नॉलेज की। लॉ का एस्पेक्ट हम समझ चुके हैं कहां जरूरी है, कहां पर आता है लॉ का एस्पेक्ट। तो इसीलिए आपको क्या होना चाहिए, लॉ ग्रेजुएट। यहां पर क्या है पीसीएस में, अगर आप इसको ई बोल दें, वैसे ई नहीं बोलते, नॉर्मल पीसीएस बोल देते हैं। अगर आप एग्जीक्यूटिव विंग की बात करें तो वहां पर आपको सिर्फ एक ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन यहां पर लॉ ग्रेजुएशन चाहिए। लॉ ग्रेजुएट होंगे तो आपको जुडिशरी का एग्जाम देने देंगे, क्योंकि यहां कानून की जिम्मेदारी है, कानून की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, नथिंग इज इन वेन। तो पीसीएस जे का अलग एग्जाम होगा, क्योंकि हमें उन पदों के लिए, कोर्ट्स के लिए अलग से नियुक्त करने हैं लोग। तो मैं इसी एग्जाम, ऐसा नहीं होता कि इसी एग्जाम में जो लोग आए तो मैं उन्हीं में से किसी को जुडिशरी में बिठा दूं कि जाओ तुम जज बन जाओ। ये एग्जाम अलग होगा, ये एग्जाम अलग होगा। दैट मीन्स इट विल बी नोटिफाइड डिफरेंटली फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन। इसमें आप वो एसडीएम, डीवाईएसपी, तहसीलदार, कानूनगो और सेल टैक्स एंड रजिस्ट्रार, दुनिया जहान की चीजें आप इसमें एग्जीक्यूटिव विंग में जाते हैं। वो एग्जीक्यूटिव हैं, वो नौकरशाही है, वो एक्चुअली नौकर हैं। नौकर मतलब वो किसी के काम को करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। अब उनकी हायरार्कीज अलग अलग हैं भाई, एक कोई ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है। जैसे कंपनी में एक एमडी होता है, उसके बाद उसके लोअर ऑफिसर्स होते हैं जो बाकी काम संभालते हैं, जैसे एक मैनेजरियल स्टाफ हो गया, फिर मिडिल स्टाफ हो गया, फिर लेबर स्टाफ हो गया। ऐसे ही ग्रुप ए बी सी डी है, उसके लिए यहां पर होता है सब रिक्रूटमेंट। लेकिन अगर जुडिशियल ब्रांच के लिए करना है तो वो आपको डिफरेंटली करना पड़ेगा। जुडिशरी के अधिकारी अगर आपको अपॉइंट करने हैं तो आपको पीसीएस जे का अलग से नोटिफिकेशन निकाल के वहां इनकी नियुक्ति, वहां इनकी एग्जामिनेशन लेनी होगी। एग्जामिनेशन क्यों लेनी है ये मैं बता चुका हूं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेनी जरूरी है। एलिजिबिलिटी होगी तो आपके टैलेंट को, आपकी मेरिट को चेक करने के लिए एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। ऑल्दो देयर इज वन सिमिलैरिटी, अगर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तीनों स्टेजेस जो वहां पर हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू, बिल्कुल सेम स्टेजेस यहां पर हैं। यहां भी पहले आपका प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। सेपरेशन ऑफ पावर है, अलग एग्जाम होगा। अब ये एग्जाम कंडक्ट, अब मैंने यहां लिखा है पीसीएस, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, प्रोविंशियल
प्रोविंशियल का मतलब प्रोविंस, जिसको आज के टाइम में हम स्टेट बोलते हैं। तो ये स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम है। इसका मतलब यूपी, अब स्टेट को आप रिप्लेस कर दीजिए वो स्टेट के नाम से, यूपी सिविल सर्विसेज, फिर झारखंड सिविल सर्विसेज, फिर आपका उत्तराखंड सिविल, यूके सिविल सर्विसेज, उत्तराखंड सिविल सर्विसेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब आप कहोगे भाई क्यों, जब जज आपको पूरे देश में चाहिए तो जैसे यूपीएससी है जब पूरे देश के लिए रिक्रूट कर रहा है तो आप इनको भी पूरे देश के लिए रिक्रूट कर लो। अब यहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। हमारे पास ड्यूअल पॉलिटी है, राज्य और केंद्र दो अलग अलग एंटिटीज हैं। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर इज वर्किंग फॉर डिफरेंट situations and problems, state is working for different situations and problems. अब ये डिसाइड कैसे होगी किसको क्या दें, इसका कोई सीधा आंसर नहीं है। आप 7 शेड्यूल जाइए, वो तीनों अनुसूचियां पढ़ लीजिए, उसमें जो कैटेगरी जिसके अंडर आ रही है वो उसके लिए कानून बना सकता है। ब्रॉडली आप ये जान सकते हैं कि जो पूरे देश की प्रॉब्लम है वो केंद्र की प्रॉब्लम है, जो राज्य के लिए प्रॉब्लम है, जो लोकल प्रॉब्लम है वो स्टेट की प्रॉब्लम है, उसके लिए वो कानून बनाए। तो सवाल ये आता है कि फिर ये प्रोविंशियल क्यों है? इसको तो आप यूपीएससी की तरह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से करवा देना चाहिए था, यूपीएससी ही रिक्रूट करके सारे देश में बांट दे। इसके दो कारण थे और हैं भी। वैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज I don't think that in coming years it will see the light of the day. It is tough to see that light. Why? Because all India judicial services will face real problems. What are those problems? That we will understand by understanding that why it was state who is recruiting. That means अगर यूपी ने जज रिक्रूट किए हैं अपने स्टेट के लिए तो वो किसी और स्टेट में जाके सेवाएं नहीं दे सकते। अगर झारखंड ने रिक्रूट किए हैं तो वो किसी और स्टेट में नहीं जा सकते। मतलब झारखंड की सेवाओं में गए आप जुडिशियल सर्विसेज में तो झारखंड में ही आप रहेंगे, यूपी में गए तो यूपी में रहेंगे, जम्मू कश्मीर गए तो जम्मू कश्मीर में रहेंगे, उत्तराखंड गए तो उत्तराखंड में रहेंगे, तमिलनाडु गए तो तमिलनाडु में ही रहेंगे। इसका बड़ा ही सरल सा एक सॉल्यूशन है, बड़ा ही सरल सी एक समझ है कि देखिए, ये आप समझ गए सेपरेशन ऑफ पावर्स और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कि क्यों इसको अलग से एग्जामिनेशन लेना जरूरी है, और ये कौन लोग हैं, ये लॉ ग्रेजुएट हैं। अब हम ये समझ रहे हैं कि क्यों स्टेट ही इसका एग्जाम ले रही है। देखो, अगर आंसर मैं देने पे आऊं तो आंसर तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर आप शेड्यूल 7 पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का तो उसमें जब आप स्टेट लिस्ट पढ़ेंगे तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इसको आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बोल दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये स्टेट लिस्ट में था मतलब काफी टाइम तक था। 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976, जिसको आप लघु संविधान भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, बिकॉज देयर वर ट्रिमेंडस चेंजेस दैट वर ब्रॉट बाय द पार्लियामेंट in 42nd amendment 1976. There were several amendments that made, several incorporations happened, several substitutions happened, in which one of the amendment was that you took out 5 topics from state list and inserted in concurrent list. पांच टॉपिक स्टेट लिस्ट से उठा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए। कब? 42nd अमेंडमेंट 1976 में। क्यों डाले? क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर एंड स्टेट बोथ कैन लेजिस्लेट। इन स्टेट लिस्ट ओनली स्टेट कैन लेजिस्लेट। कानून बनाने के लिए स्टेट लिस्ट में सिर्फ राज्य को ही अनुमति है, और कॉन्करेंट लिस्ट में, इसका हिंदी नाम देख लीजिएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। दे बोथ कैन लेजिस्लेट अपॉन दोज पर्टिकुलर लिस्ट।
So till 1976, since independence, 1950 for that matters. वैसे तो 1947 से, but still from the time when the constitution came into being. तो आप तब से लेके 26 साल तक मान लीजिए कि स्टेट लिस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था, तो ऑब्वियसली स्टेट ही बनाएगी कानून कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो. इसका मतलब कोर्ट्स की कॉम्पोजिशन और रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कैसे होगा, जस्टिस की एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कोर्ट्स बनाने पड़ेंगे. तो कोर्ट्स की कॉम्पोजिशन और उनका रेगुलेशन सब स्टेट कर रही थी. तो कोर्ट्स कितने होने चाहिए, कहां पर होने चाहिए, कितनी पॉपुलेशन में कितना हो, क्या इंफ्रा रहेगा, और उन पे जुडिशियल सर्विसेज में कौन आएगा, कौन जजेस बनेंगे, तो वो स्टेट ही डिसाइड करेगा. एज सिंपल एज दैट. तो इसीलिए स्टेट सर्विसेज हैं. पर 1976 में इसको यहां से कॉन्करेंट लिस्ट ले जाया गया. किस लिए? जिससे कि अगर मान लो कोई यूनिफॉर्मिटी लानी भी पड़े तो वो सेंटर आराम से ला सके जब जब जरूरत पड़े. ये सिर्फ एनेबल करने के लिए था सेंटर को. इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट से पावर छीन लिया, क्योंकि यहां पर सेंटर और स्टेट दोनों हैं. तो सेंटर ने अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है जिसमें स्टेट से ये पावर छीन ली गई हो, क्योंकि वो डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी एंड ऑल दोस थिंग्स वी विल रीड फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ इफ दे बोथ make the laws on the same point. Because if they both are eligible to make law on the same category, on the same subject, then there will be a clash of interest. How will you solve that? There is a doctrine of repugnancy over that. Article 254 पढ़िएगा, आपको doctrine of repugnancy समझ में आएगी. Are you getting this point? तो simple answer तो यही है कि administration of justice जो था, that means composition of courts, it was erstwhile the subject of state list, but then it was the amendment came and it was transferred to concurrent list to enable the center to make laws in that regards. However, it does not snatches away the power of the state to do that, because state is also the concern here in the concurrent list, and so far the center has not taken this power. तो स्टेट ही अभी चलाई जा रही है, स्टेट ही रिक्रूट करती है. इसीलिए ये पीसीएसजे के नाम से आज भी चल रहे हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियल ब्रांच. जुडिशियल ब्रांच के लिए जुडिशरी को अपॉइंट, जुडिशरी में जुडिशियल सर्विसेज में जजेस को अपॉइंट करने का ये एक तरीका है. सेम एग्जाम नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि मुझे जज की लीगल एक्यूमेन चेक करनी है, और लीगल एक्यूमेन चेक करने के लिए भले ही प्री मेंस इंटरव्यू, ये तीनों स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन उसके क्वेश्चंस अलग हैं. सारा कानून पे आधारित है, सब प्रोसीजर सब्सटैंटिव लॉज पे आधारित है. पूरा प्री, पूरा मेंस और सारा इंटरव्यू. उसमें जीएस का एक बहुत छोटा पार्ट है. अगर आप पीसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात करें तो वो जीएस ही जीएस है. फिर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट आ जाएगा, उसमें आपको बहुत ही विविध चीजें बहुत डिटेल में और उन्हीं पे आधारित क्वेश्चंस आते हैं. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये उसका मेजर सब्जेक्ट है. जबकि यहां पर मेजर सब्जेक्ट्स क्या है? प्रोसीजरल लॉ, सब्सटैंटिव लॉज, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपके लिए प्रोमिनेंट है. जबकि ये वहां प्रोमिनेंट नहीं है. वहां पर हो सकता है कि पॉलिटी का एक छोटा सा पोर्शन एग्जीक्यूटिव में डाल दें, जबकि यहां पर वो छोटा सा पोर्शन है. इफ यू गेटिंग द पॉइंट. सेकेंड रीजन वाई इट इज द स्टेट ऑन विच द प्राइमरी टास्क ऑफ administering the justice or composing the courts and recruiting for these services has been bestowed upon. The second reason is the local connect. Local connect means language. Language plays an important role. देखिए, जस्टिस हैज टू रीच टू द लास्ट पर्सन ऑन दिस नेशन. द लास्ट मीन्स बिल्कुल वो आखिरी व्यक्ति जिसको कोई भी दिक्कत हो, कानून उसके लिए भी एक जैसा है. आर्टिकल 14 है ना, इक्वालिटी ऑफ लॉज. द लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन.
and everyone has equal protection of laws with certain restrictions, that is different. तो हमें तो जस्टिस जन जन तक पहुंचाना है, और हर कोई पढ़ा लिखा नहीं है कि सबको अंग्रेजी आती हो, कि सबको एक ही भाषा हिंदी आती हो, सबको एक ही भाषा तमिल आती हो, सबको एक ही भाषा संस्कृत आती हो। ये देश विविधताओं का देश है और उसमें भाषाएं भी विविध हैं। सो देयर इज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑल्सो इन दिस कंट्री। भाई कम से कम 22 प्रमुख भाषाएं तो हैं जो ऑफिशियल हैं। अनुसूची 8, ये 7वां अनुसूची था, इसी के अगला वाला अनुसूची पढ़ लीजिए, आपको 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस दिख जाएंगी जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, कि ये तो 22 लैंग्वेज तो हैं ही हैं इंडिया में जो रिकॉग्नाइज्ड है, इनको आप ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। पहले 14 थी, फिर 15 हुई, फिर 4 और जोड़ी, फिर 3 और जोड़ी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, ये सब बाद में जुड़ी। सिंधी 15वीं जुड़ी। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमने आइडेंटिफाई कर रखी हैं। 22 भाषाएं सीखना कितना मुश्किल होगा भाई, सबको पारंगत होना तो बड़ा मुश्किल है। तो अगर मैं एक जज सेंट्रली रिक्रूट करके एक एग्जाम के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल आई रिक्रूट अ जज, कोई एलिजिबल हुआ, उसने एग्जाम क्लियर किया और राजस्थान का निकला, हरियाणा का निकला, जम्मू कश्मीर का निकला, और मैं उसको भेजूं तमिलनाडु की, जाइए वहां जाके कोर्ट संभालिए, ठीक है जी, चले जाते हैं। ट्रायल कोर्ट, लोकल कोर्ट्स में आपके सामने बयान आएंगे, आपको लोग कहानी सुनाने आएंगे, किसी कहानी को सब्सटैंशिएट करने के लिए गवाह आएगा। वो गवाह के अगर मान लो पढ़ा लिखा नहीं है, हिंदी नहीं जानता, कन्नड़ नहीं जानता, संस्कृत नहीं जानता, इंग्लिश नहीं जानता, वो सिर्फ तमिल जानता है, आप तमिलनाडु गए हैं ना, तमिल जानता है वो, तो वो आपके बयान लिखेगा, आपको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और मुझे जस्टिस तो वहां भी दिलवाना है ना जहां पर हो सकता है कि लैंग्वेज वो ना हो जो आप जानते हो, तो लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जस्टिस में लैंग्वेज शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया ऑफ नॉट गिविंग जस्टिस टू द अदर। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की बात डिफरेंट है, माइंड इट। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट प्राइमरली ट्रायल कोर्ट्स नहीं होते, इसीलिए वहां पर इंग्लिश इज कंपल्सरी लैंग्वेज। आर्टिकल 348 पढ़ लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंग्लिश हैपेंस टू बी द कंपल्सरी लैंग्वेज ऑफ ऑल द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन जिसका एग्जाम हम प्रिपेयर कर रहे हैं सबऑर्डिनेट जुडिशरी में, इसमें लैंग्वेज प्लेज अ क्रूशियल रोल, बिकॉज ट्रायल इज व्हाट हैपेंस इन दीज कोर्ट्स, एंड इन ट्रायल विटनेस एग्जामिनेशन और द पार्टी एग्जामिनेशन इज द प्राइमरी टास्क। उसके बगैर आपको सच कैसे पता चलेगा? और अगर इन दोनों को आपको एग्जामिन करना है, तो इफ दे आर नॉट एबल टू स्पीक इन द प्रेफर्ड लैंग्वेज, देन व्हाट विल हैपन? लेट देम स्पीक इन देयर कोलोकियल, वो अपने वर्नाकुलस में बात करें। और इसीलिए अगर कोई स्टेट से ही वहां पहुंचेगा जो वो लैंग्वेज जानता होगा, तो उसके लिए जस्टिस करना इजी हो जाएगा। नहीं तो एक एक पॉइंट की ट्रांसलेशन और उसको सही ट्रांसलेट करके आपके पास सही इंफॉर्मेशन पहुंची हो, यह समझना थोड़ा मुश्किल है। और इसीलिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का कहीं ना कहीं एक धागे में पिरो पाना भी मुश्किल लग रहा है, बिकॉज लैंग्वेज इज वन ऑफ द क्राइटेरिया अगेन टू अंडरस्टैंड दिस। तो अभी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज नहीं है, बट यस, टॉक्स आर गोइंग ऑन। वंस वी विल हैव द ड्राफ्ट, वी विल सी दैट हाउ द सॉल्यूशंस आर कमिंग, एंड वंस इट कम्स, इट बिकम्स ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। फिर एक कमीशन होगी जो सारी जगह रिक्रूट कर लेगी। हो सकता है अभी पहले हायर जुडिशरी में करें। हायर जुडिशरी मीन्स टू द लेवल ऑफ एडीजे। We will understand the structure through which judiciary works once you understand this. So this is one of the criteria by which we have to you have to understand that why it is state service, provincial service है। हर state अपने लिए judicial administration करता है और recruitment करता है। अब क्योंकि ये state recruitment कर रहा है, तो हमारे सामने एक क्या तथ्य आया, that judiciary or judicial services, so to say, judicial services में जो रिक्रूटमेंट्स हैं, इट इज स्टेट वाइज।
एक रीज़न भी पता चला हमें और एक तथ्य सामने आया कि जो जुडिशियल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट है वो स्टेट वाइज हैं। मतलब हर स्टेट अपने लिए रिक्रूट करेगी। इसका मतलब आज दिल्ली कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्टेट्स आज ही नोटिफाई कर देंगे। स्टेट पे डिपेंड करता है कब एग्जाम आ जाए, इसीलिए हर स्टेट अपने हिसाब से नोटिफाई करता रहता है। इसलिए साल भर में बहुत सारे एग्जाम्स चलते रहते हैं जहां जहां आपकी एलिजिबिलिटी है। देखो, लॉ ग्रेजुएट होना तो मिनिमम क्राइटेरिया है, इसके आगे आपको लैंग्वेज पूछ सकते हैं या प्रैक्टिस पूछ सकते हैं कोर्ट में, वो उस स्टेट पे डिपेंड करता है। इसीलिए कहीं भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है सिलेबस की। तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि देर आर डिफरेंट, तो प्रॉब्लम भी नहीं है, इट इज गुड फॉर यू बिकॉज ईयर अराउंड यू हैव सम ऑफ द अदर एग्जाम कमिंग। एक छूट गया दूसरे को दे दो भाई, उसका इंटरव्यू नहीं निकला या फिर वहां तक नहीं पहुंचे, तीसरा तैयार खड़ा है आपके सामने, तीन चार आपने इकट्ठे दे दिए, कोई एक निकल गया। तो ये भी एक अच्छी चीज है। ये यूपीएससी की तरह नहीं, एक बार आया साल में और खत्म, इस बार गया अब अगले साल आओ। निकलते रहेंगे एग्जाम, जिस स्टेट में भी आपको देना है दे दीजिए, उस स्टेट की सर्विसेज में चले जाइए, वहां जज बन जाइए। जज तो जज है, everywhere is doing the same task, everywhere you have the same structure and the same post, everywhere you have the same status, everywhere these principles survive, everywhere the same, almost the principles of the law are same everywhere। आपको सीआरपीसी सीपीसी तो सेंट्रल है, एविडेंस एक्ट हर जगह लगता है, कुछ लोकल लॉज हैं थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स ले आएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यू गेटिंग दैट? तो स्टेट सर्विसेज होने से पहली चीज ये हो जाती है, स्टेट वाइज होने से दैट एवरी स्टेट विल गिव इट्स ओन नोटिफिकेशन, एवरी स्टेट नोटिफाइज अकॉर्डिंगली। हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग नोटिफाई कर देगा, आपको नोटिफिकेशन दे देगा। दूसरा चीज जो आपको ध्यान रखना है जुडिशियल सर्विसेज में कि स्टेट वाइज एग्जाम होने की वजह से क्या होता है कि सिलेबस सबके यूनिफॉर्म नहीं रहेंगे। सिलेबस आर डिफरेंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम लॉ ग्रेजुएट तो है ही है, पर इसके अलावा भी वो कुछ और कह सकते हैं आपको, जो कि जनरली ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं होता। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इट मे डिफरेंशिएट, भाई पॉसिबिलिटी तो है ही ना कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम तो रहेगा। लॉ ग्रेजुएशन ये तो मिनिमम है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल रिमेन। ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि जुडिशरी में जज बनने के लिए, जुडिशियल सिस्टम में बेंच पे आने के लिए लॉ ग्रेजुएशन इज मस्ट, क्योंकि लॉ ग्रेजुएशन के बाद की ही तो ये सड़कें हैं जिसमें आप इसमें जाओ या उसमें जाओ, या फिर दोस 5 थिंग्स दैट वी हैव अंडरस्टूड। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिफरेंशिएट, सिलेबस डिफरेंट, हर स्टेट अपने हिसाब से नोटिफाई करेगा। और सबसे बड़ी चीज लैंग्वेज। लैंग्वेज में बी वन ऑफ द फीचर दैट इज इन्वॉल्व इन द कॉम्पिटिशन, इन द एग्जामिनेशन। लैंग्वेज एक बड़ा फीचर हो सकती है। अब इससे क्या पता चलता है आपको? इससे यह पता चलता है कि जिन जिन स्टेट्स में हिंदी बोली जाती है वो सारे स्टेट्स हिंदी भाषियों के लिए एलिजिबिलिटी में आ गए। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, नॉट पंजाब, ये सारे स्टेट्स कितने हो गए अगर आप देखें तो? यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, देन छत्तीसगढ़, झारखंड, देन योर हरियाणा, दिल्ली।
8 स्टेट तो हो गए, कोई बचा? छत्तीसगढ़ झारखंड आ गया, एमपी राजस्थान आ गया, यूपी बिहार हरियाणा दिल्ली, ये सब हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। तो लैंग्वेज बैरियर हिंदी स्पीकिंग वालों के लिए इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आपको जो चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा चाहिए वो है इंग्लिश और हिंदी की तैयारी आपको अलग से करनी पड़ेगी, बिकॉज देर इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द मार्क्स आर एसोसिएटेड अटैच्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश की तैयारी करनी पड़ेगी। पर आप अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, इन्हीं को हिंदी बेल्ट स्टेट्स बोल दो, हिंदी भाषा क्षेत्र से हैं, तो आपको अलग कोई लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है और आप इन सब जगह का एग्ज़ाम आराम से दे सकते हैं जब भी नोटिफाई हो। If you're getting the point, Himachal also. I'm sorry, I forgot. हिमाचल प्रदेश 9 हो गए। पंजाब में पंजाबी चाहिए, पंजाबी में 10th पास होना चाहिए और आपका मेंस में पंजाबी का पेपर भी आता है, 150 नंबर का है, मार्क्स जुड़ते हैं। तो अगर आप पंजाबी अच्छी नहीं जानते तो उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्वालिफाइंग भी और मार्क्स भी जुड़ेंगे। अगर आप 50 नंबर से नीचे ले आए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, पेपर ही क्लियर नहीं हो रहा आपका। लैंग्वेज बिकम्स अ क्राइटेरिया, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आ जाती है। ऐसे ही जब आप साउथ इंडियन स्टेट्स में जाएंगे तो लैंग्वेज बिकम्स वन ऑफ द क्राइटेरिया। ऐसे ही जब आप असम जाएंगे तो लैंग्वेज इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। गुजरात जाएंगे लैंग्वेज इज क्राइटेरिया। महाराष्ट्र जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाएंगे लैंग्वेज इज क्राइटेरिया। तो लैंग्वेज की वजह से एक बैरियर आ सकता है, बट आई टेल यू, I have seen ample examples of people qualifying those examinations too belonging to Hindi belt. यूपी के ही कुछ बच्चे असमी सीखे, असम का निकाल दिया। जितनी बंगाली आती है एग्जाम में उतनी सीखे, बंगाल का निकाल लिया। अब उनको कम से कम कम्युनिकेटिव बंगाली आती है, नाउ दे विल डू द टास्क प्रॉपरली। वो उन्होंने चेक कर लिया, भाई जो उनका कंसिडरेशन था स्टेट का उन्होंने चेक कर लिया। If they have said that it is qualifying, you have qualified, it is good for us, come and just talk, that's it, come and sit on the bench, we have no problem. You can work upon that too. Have you got this point? So judicial services is state-wise. Why state-wise? We have understood. And what happens with this also we have understood. There are 4 things that happen. Syllabus different हो जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ज़्यादा चेंज नहीं है, बहुत स्लाइट चेंज होता है अगर होता भी है तो। फॉर एग्जाम्पल MP हैज़ नाउ इंट्रोड्यूस्ड दैट इफ यू आर 70% इन LLB or if you have a practice of 3 years only, then you are eligible to give judicial service examination in Madhya Pradesh. However, it is under scrutiny by the court now. Writ petitions have been filed against it. However, they have given it. So if it is upheld, this becomes one of the eligibility criteria. So there is a slight change. या तो आप 3 साल प्रैक्टिस करके आओ 70%, नहीं तो अपना मार्क्स लेके आओ। ये सब थोड़ा बहुत चल जाता है, ऐसा हर कोई नहीं कर रहा है, बिकॉज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिकम्स दैट 45% एंड 50% फॉर रिजर्व कैटेगरीज, 40% फॉर रिजर्व। ये चलता रहता है और नॉर्मली सब जगह एक जैसा ही है, तो यहां कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सिलेबस भी डिफरेंट तो है लेकिन बहुत कॉमन है, इट इज सब्सटैंशियली कॉमन। सब्सटैंशियली कॉमन। अभी हम आगे कुछ वीडियोस में हर स्टेट के सिलेबस को थोड़ा स्क्रूटनी करेंगे। हम हर स्टेट के सिलेबस को देख के उसकी एक स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे कि यहां पर क्या करना होता है और कितना ही डिफरेंस है और कितनी सिमिलैरिटीज हैं इन स्टेट्स में, क्योंकि इन स्टेट्स में भी बहुत सिमिलैरिटीज हैं। अगर आप दिल्ली के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप हरियाणा आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप यूपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका बिहार, MP, राजस्थान आराम से प्रिपेयर हो जाएगा, झारखंड आराम से प्रिपेयर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ भी प्रिपेयर्ड ही समझिए, सिलेबस में डिफरेंस है बस। हिमाचल भी आराम से हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलैरिटीज में ही काम करते हैं पर पैटर्न अलग अलग हैं। आई वॉज कमिंग टू दैट पॉइंट। देखो, एवरी स्टेट नोटिफाइज डिफरेंटली और अकॉर्डिंगली, इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। जब जब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हाईकोर्ट देता है तभी तभी आप रिक्रूट कर देते हैं, तभी आप नोटिफाई करेंगे। जब आपको लगेगा कि हाईकोर्ट कह रहा है कि सीट चाहिए, कुछ लोग रिक्रूट करने हैं, सीटें खाली हो गई, रिटायर हो गए, रिजाइन कर दिए या फिर एडिशनल कोर्ट्स बन गए, तो वैकेंसी आ गई है, आप जरा भर दीजिए इसको, तब वो नोटिफाई कर देगा।
तो इसमें तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पर सिलेबस इज डिफरेंट पे क्या करेंगे? अगर आपको लग रहा है कि सिलेबस सबका डिफरेंट है, तो सिलेबस डिफरेंट तो है लेकिन सब्सटैंशियली कॉमन भी है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो सब जगह एक ही जैसे आते हैं। कुछ 12 से 15 सब्जेक्ट सब जगह एक जैसे हैं। सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, टीपीए, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सोगा, सब एक जैसे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सब एक जैसे हैं। क्या डिफरेंस होता है? कभी कभी लोकल लॉज जोड़ दिए जाते हैं, या कभी कभी ऐसे लॉज जोड़ दिए जाते हैं जो आपको वो स्टेट चाहता है कि पढ़ लीजिए, हमारे यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आ रही है तो आप पढ़ के आइए, बस हम इसमें भी आपको जज करेंगे, इसका भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, बस इतनी सी बात। और वो इतने कोई टफ तो होते नहीं, क्योंकि जो थोड़े से जटिल सब्जेक्ट्स थे या थोड़े क्रूशियल या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको आप कॉमनली पढ़ ही रहे हो। फॉर एवरी स्टेट दे हैव बीन आस्क्ड, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी, दिस इज इनएविटेबल। मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, टॉर्ट, नेगोशिएबल, टीपीए, इनएविटेबल। यू हैव टू रीड दोज laws particularly. Contract, partnership, SOGA, inevitable. Everywhere it is the same. You have to read them. तो फिर बचा ही क्या? थोड़ा बहुत जो चेंजेस होते हैं, that anyhow we will take care by reading for that particular subject for that particular state. वो हम अलग से पढ़ के वो स्टेट का एग्जाम दे देते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है इतनी? जो मेजर लॉज हैं सब सेम है। तो सब्जेक्ट सिलेबस डिफरेंट का भी कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। दैट इज वाई वी हैव एन इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ स्टडिंग इन द कोर्स। जब हम कोर्स लेते हैं तो हम हर सब्जेक्ट को टेक केयर कर लेते हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स को पर्टिकुलरली पहले और बहुत अच्छे से, उसके बाद जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट देन वी डू इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिहार का एग्जाम दे नहीं रहे तो बिहार के लोकल लॉज क्यों पढ़ोगे? फिर भी पढ़ लीजिए, बिकॉज इट इज ऑफर्ड इन द कोर्स, यू रीड इट. Tomorrow you are eligible also to give the examination in Bihar. For example, in UP there is 150 marks of local laws that has asked. जमींदारी abolition पूछते हैं, वो कंसोलिडेशन एक्ट पूछते हैं, वो और कहीं नहीं पूछा जाता, वो यूपी का स्पेसिफिक लोकल लॉ है, वो यूपी का स्पेसिफिक है। जब यूपी का एग्जाम दो, पढ़ लीजिए 1 महीना बैठ के उसको, कितना टाइम लगेगा? व्हेन यू नो हाउ टू रीड लॉ, हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू टेक टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व्ड, एंड द क्वेश्चंस आर ऑलरेडी देयर इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू जस्ट हैव टू स्ट्रेटेजाइज, एनालाइज एंड वर्क फॉर इट. Are you getting the point? So it is not that difficult to take care of this particular situation. ये 4 सिचुएशन को हम टेक केयर कर रहे हैं कि कोई बड़ी चीज नहीं है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्या स्लाइट डिफरेंस? कुछ भी नहीं, मिनिमम क्राइटेरिया वही रहना है, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम ही है. कोई इधर उधर करता भी है तो उसमें देखो अब रिट पड़ गया है, डोंट वरी. सो व्हाट, वी विल टेक केयर ऑफ दैट टू. अगर एमपी बोलता भी है कि 3 साल प्रैक्टिस कर लो, तो 3 साल कोई और स्टेट दे लो, वहां जज बन जाओ. अगर आपको एमपी ही आना है तो 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद या फिर 3 साल जुडिशियल ऑफिसर बनने के बाद आ जाना, फिर एग्जाम दे देना उसका 3 साल बाद. अगर एलिजिबल हो गए, क्वालिफाई कर लिया एग्जाम, तो अपना प्रीवियस वाला स्टेट रिजाइन करो, नए स्टेट में आ जाओ. कौन मना कर रहा है आपको? So it is not this, these are not the problems. बस थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है. इसमें भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये भी प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप में थोड़ी सी वो ग्रिट और वो विल है कि आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और सीख सकते हैं, तो सीख लीजिए. वो लैंग्वेज सीख के आप पहुंच जाइए वहां पे. थोड़ी टफ पड़ती हैं, मान लो तमिल तेलुगु आपको सीखनी पड़े तो थोड़ा तो डिफिकल्टी आएगा, बट इट ऑल इज हियर एंड हियर. सॉरी, ये विल है आपकी, आपका दिल दिमाग अगर चाहता ही है कोई चीज करना तो वो करवा ही देगा आपसे, इतनी बड़ी कोई टास्क नहीं है. तो स्टेट वाइज एग्जाम है, उससे ये 4 चीजें निकल के आई और चारों ही हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है. एज सिंपल एज दैट. गेट द पॉइंट? सो जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आपको इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है कि कैसे हर स्टेट अपने हिसाब से एग्जाम ले रहा है और हमें उसमें कितना ही डिफरेंशिएशन है जो टेक केयर करना है. अब इससे एक चीज और निकल के आती है, क्योंकि सिलेबस डिफरेंट है और स्टेट अपने हिसाब से लेता है, तो क्वेश्चंस का पैटर्न भी अलग हो जाता है. एक चीज जो इसमें इसकी कॉन्सिक्वेंस है,
क्योंकि ये एक स्टेट वाइज एग्जाम है, मैंने वहां नहीं लिखा क्योंकि मैं इसको अलग से डिस्कस करना चाह रहा हूं आपसे। क्योंकि ये एक स्टेट वाइज एग्जाम है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हर स्टेट एग्जाम अपने हिसाब से बनाता है। एवरी स्टेट विल फ्रेम द क्वेश्चंस एंड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, यू हैव नो से इन दैट। कई जगह पे प्रोसीजरल लॉ का एक पेपर होगा, सब्सटैंटिव लॉ का एक पेपर होगा, कई जगह पे क्रिमिनल लॉ का एक होगा, सिविल लॉ का अलग होगा, कई जगह पे हिंदी इंग्लिश एक ही पेपर होगा, कई जगह पे हिंदी इंग्लिश अलग अलग पेपर होंगे, कई जगह पर इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आएगा, कई पे नहीं आएगा, कई में एस, वैसे तो मोस्टली सब में एस से आता है, कई में एस से आएगा, कई में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप छत्तीसगढ़ का एग्जाम उठाइए, छत्तीसगढ़ में मेंस में सिर्फ जजमेंट राइटिंग आती है, जबकि जजमेंट राइटिंग बिहार में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, यूपी में, एमपी में सिर्फ एक क्वेश्चन है, पूरे सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन है कि जजमेंट राइटिंग करके दिखाइए, और छत्तीसगढ़ सिर्फ है ही जजमेंट राइटिंग। तो लेकिन पढ़ना तो आपने सब कुछ ही है, आपको सिर्फ क्या करना है यहां पर कि स्टेट वाइज एग्जाम की वजह से पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन इज डिफरेंट। You have to understand the pattern. Understand the pattern and train your mind accordingly. पैटर्न को समझिए और अपने माइंड को अकॉर्डिंगली ट्रेन करिए। पैटर्न का एग्जाम्पल, जैसे कुछ स्टेट्स डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं और कुछ स्टेट्स कॉन्सेप्ट या फिर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ स्टेट्स इनका मिक्स पूछते हैं। जैसे आप यूपी का पेपर असेस कीजिए, वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज रेस जुडिकाटा, व्हाट आर इज इंग्रेडिएंट्स। दिल्ली का पेपर असेस करिए, 2-2, 3-3 पेज के क्वेश्चंस ही होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्ट्स दे देंगे। वो ऐसा समझते हैं कि आपको मैंने केस के बारे में बता दिया, अब आप जजमेंट दीजिए, डिसाइड करिए। वो एनालिटिकल स्किल्स थोड़ा सा ज्यादा आपकी जज करना चाह रहे हैं, स्क्रूटनी करना चाह रहे हैं। अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर, नो प्रॉब्लम। दिक्कत क्या है? जब आप कोर्स लेते हो तो आपको यही सुनिश्चित करना है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आपका एनालिसिस या फिर एनालिटिकल सिस्टम और आपकी थियोरेटिकल नॉलेज और फैक्चुअल ग्रिप, इन सब में एक सिंक अच्छे से आ जाए एंड यू आर रेडी टू डू एवरीथिंग। दैट इज द पर्पस ऑफ द कोर्स। कोर्स का पर्पस ही यही है। टीचिंग का या किसी भी ऐसे फाउंडेशन प्रोग्राम का पर्पस ही यही है, that you are ready for every dimension. But the only thing that you have to do is to understand that every state pattern is different. Number of questions will be different. Marking scheme will be different. MP के पेपर उठा के देखिए आप पिछले अभी 1-2 बारी से कुछ चेंज हुआ है, otherwise all the questions are 8 marks. All questions. And there will be variegated questions from different topics. It's not that you have to read the whole subject properly. It also that how to read that particular topic. Because there is a difference between writing when you are writing a theoretical question, which is asking you a direct information about that particular provision. And there is a difference when it is giving you facts and asking you to analyze those facts and see how the law is involved in it and what is the law. Kindly decide, give the answer accordingly. आपको एनालिटिकल स्किल्स थोड़ी सी बढ़ जाएंगी जब आपको फैक्ट्स मिलते हैं। आपको केस के फैक्ट्स ही दे देंगे वो, अब बताइए इसमें क्या करेंगे आप। तो आपको तो कानून लगाना है, कानून को सही तरीके से पेश करके उसके इश्यूज और उसके रीजंस बना के उसको फाइनली जजमेंट देना, एक डिसाइड करना, दैट बिकम्स योर टास्क। So you have to train your mind accordingly that you are ready to take care of all such types of questions so you can take care of all the patterns whatsoever.
क्योंकि पैटर्न्स में इट इज नॉट जस्ट दैट हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, इट इज आल्सो अबाउट द मार्किंग स्कीम. सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे हैं, मार्किंग स्कीम क्या है उस पर भी डिपेंड कर जाता है. तो बिकॉज इट इज स्टेट वाइज एग्जाम, एवरी स्टेट इज गिविंग देयर ओन एग्जामिनेशन, सो द मार्किंग स्कीम ऑब्वियसली कम्स आउट टू बी डिफरेंट. दिल्ली में 40-60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा में 20-30-40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यूपी में 5-10-15-20 ऐसे पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, और वो तो पेजेस भी फिक्स करके दे देंगे. यूपी में पेजेस भी फिक्स्ड हैं, 5 नंबर में एक पेज मिलता है. अब उस पेज में भी कैसे लिखना है वो भी हम डिस्कस करेंगे. दैट इज अबाउट द स्ट्रेटेजी ऑफ द एग्जामिनेशन. The only process is to understand that you have to train your mind properly. That's it. जब आप टॉपिक पढ़ें तो उसको दोनों एस्पेक्ट्स पे काम कर लें. पहला, रटना कितना है, कौन कौन से फैक्ट्स हैं, कौन कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं. दूसरा, अब इसके अराउंड क्या कॉन्सेप्ट्स रिवॉल्व करते हैं. दोनों ही क्वेश्चंस आप आराम से टेक केयर कर सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट फिक्स दैट दे विल आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ओनली. फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ है छत्तीसगढ़ का, एंड दे वर लाइक कि सर ऐसे क्वेश्चंस कभी पूछे ही नहीं इन्होंने. दे हैव इंस्टेंटली चेंज्ड एवरीथिंग. यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड. That is the only strategy, that you must be prepared and training your mind in all the aspects. When we know, इसके अलावा तो कुछ नहीं करेंगे ना. डायरेक्ट पूछेंगे या फैक्ट बेस्ड पूछेंगे. तो दोनों ही तरीके से कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत स्ट्रांग होना है. दोनों ही तरीके से आप अपने आप को ट्रेन करो. whenever the question is coming, you are already trained for that, and the person who was trained for it would have done the answers, written the answers properly and has cleared. Simple. प्रीवियस ईयर्स से हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, प्रीवियस ईयर्स पे फिक्स्ड होके नहीं बैठ सकते, ये तो सबको पता है. एंड इट इज अनसर्टेन, यू डोंट नो व्हाट द क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड. स्टेट वाइज से पैटर्न डिफरेंट हो जाता है, उसको भी टेक केयर कर लिया हमने कि हम जब पढ़ेंगे सब्जेक्ट्स को तो हम पढ़ेंगे ही इस तरीके से कि आप कॉन्सेप्चुअली भी अप्राइज हो जाएं, उसके सारे डायमेंशन समझ जाएं, उनको लिखने का तरीका समझ जाएं, उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे समझना है वो समझना आ जाए, प्लस फैक्ट बेस्ड कैसे लिखना है वो भी समझ जाएं. दैट इज व्हाई आवर टास्क बिकम्स मोर इजी. आई होप यू आर गेटिंग नाउ how to take care of this particular examination and what is judicial services. Getting the point? We'll come up with another video understanding the strategy or understanding the pattern of examination of few states, for example UP, Bihar, Delhi, and we'll be coming up with those videos very soon. So please be with us, connect with us, and let us see that what more we can do for you. Thank you so much.